हेलो स्टूडेंट्स, आज तक हम पढ़ चुके हैं कोलाम लॉ। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, कोलाम लॉ उसको कोलाम ने बताया था। तो उसी से आगे जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से, कैसे ये नाम आया। फील्ड का मतलब होता है स्पेस इन फिजिक्स, ठीक है। तो कैसे ये नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमें पता है कि कोई भी चार्ज होता है, चाहे प्लस हो माइनस। मान लेते हैं यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। हम किसी आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर क्या रख देते हैं, एक चार्ज रख देते हैं स्मॉल क्यू। हमें पता है इन दोनों के बीच में फोर्स अकॉर्डिंग टू कोलॉम लॉ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सबको पता है। दो चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो कोलॉम लॉ से फोर्स क्या हुआ, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स लगा यहाँ पर चार्ज रखने से। हमने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से हटा लिया। क्या इस डिस्टेंस पर कोई वस्तु, तो फिर उस पर फोर्स कैसे लग गया। तो उसी से नाम आया है कि हर चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। उस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो हमने नाम दिया कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस पर। क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, इस चार्ज की कैपिटल क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उस चार्ज, जो भी चार्ज यहाँ रखेंगे, चाहे 1 कोलाम 2 कोलाम 3 कोलाम, उसके ऊपर क्या लगाता है, वो फोर्स लगाता है। तो ऐसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या कहलाता है, द रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज क्यू। कोई चार्ज क्यू है, कितना भी हो सकता है ये, इसके अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं ये। एनी चार्ज क्यू इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन experienced by any other charge q if placed near it due to electric field of charge q. Since this charge have some electric field and due to this electric field the small q charge experience a force. तो हर चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमने दी है। तो क्या बताया हमने, पहले एक चार्ज होता है, कोई भी चार्ज, उस चार्ज की क्या होती है, फील्ड होती है। फील्ड का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फील्ड क्या करती है, फोर्स क्रिएट करती है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है कि कोई भी चार्ज हो उसकी एक फील्ड होती है, वो फील्ड एक फोर्स क्रिएट करती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। पहले क्या होता है, एक चार्ज होना चाहिए, उस चार्ज की फील्ड अवश्य होगी, और वो फील्ड क्या करती है, कोई भी दूसरा चार्ज अगर उसकी फील्ड में आया तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, दो दबंग लोग हैं, वो एक दूसरे के एरिया में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ उनकी मारपीट होती है। ऐसे ही यहाँ पे फोर्स लगता है, तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो यहाँ देख लीजिए, चार्ज फिर फील्ड लगे, चार्ज की होती है फील्ड, और फील्ड की वजह से क्या लगता है, फोर्स। तो यहाँ हमने एक क्यू चार्ज रखा और यहाँ रखा है एक स्मॉल चार्ज। तो इन दोनों के बीच में कोलॉम फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोलॉम फोर्स इतना है हमारा, और ये फोर्स किसकी वजह से आया है, कैपिटल क्यू की वजह से। तो यहाँ पर जो कैपिटल क्यू है ये हमारा कहलाता है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। ये हमारा कहलाता है सोर्स चार्ज, और इस स्मॉल चार्ज को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक है हमारे पास सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, और दूसरा है स्मॉल चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखता है कितनी दूर है। इस चार्ज को यहाँ से हमने लाना स्टार्ट किया, कोई फोर्स नहीं था इसके ऊपर, कोई फोर्स नहीं था, यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लगा, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्यू के यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। अब बात आती है, यहाँ फोर्स इतना लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है कि इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ देखने का तरीका क्या है हमारा, मान लेते हैं Q1 कोलम है तो इसके ऊपर मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स है। Q2 कोलम है तो फोर्स इसके ऊपर 20 न्यूटन है। 3 कोलम है तो 30 न्यूटन है। तो हमने क्या माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालें, तो हमने माना कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो हम कैसे मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको मेजर करने का तरीका हमारा इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे नापते हैं उसको, इट इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit positive charge placed at that point। ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो हमने चार्ज रखा है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कोलम चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, और हम इसको E इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स वेक्टर में लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई क्यू, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ये हो जाएगी फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज क्या होता है न्यूटन पर कोलम। क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है न्यूटन पर कोलम। ठीक है, और स्ट्रेंथ कैसे मापते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट चार्ज। तो अब देखते हैं यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने फोर्स तो निकाल लिया इन दोनों के बीच का। ठीक है, कितना है के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और नीचे क्यू से क्यू को हम कैंसिल करेंगे तो E हमारा किसके बराबर आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इज स्केलर, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं लिखूंगा सिंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमारा क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन वेक्टर में लिखने का तरीका क्या होगा, फिर ये हो जाएगा हमारा E वेक्टर के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन की फोर्स होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, उस तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी उसी तरफ होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास। अब इसमें मैं लेके चलता हूँ कि देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसको मिटा देते हैं हम।
ये हमने निकाल लिया। ये क्या आ गया हमारे पास, फार्मूला किसका आया है, ये जो दो फार्मूले हमने निकाले हैं, एक नीचे के क्यू बाई आर स्क्वेयर और एक के क्यू बाई आर स्क्वेयर, ये हैं फार्मूला किसके हैं दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा आ गया के क्यू बाई आर स्क्वेयर। देखिए इसमें क्या टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू वेयर द टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज से अगर 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, 2.5 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, कितना दूर चार्ज है, देखिए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है टेस्ट चार्ज की, उसके ऊपर कम फोर्स लगना स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे नज़दीक आते हैं फोर्स बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए जब दो चार्ज नज़दीक आते हैं, मैंने एक बात शुरू में बताई आपको, आवरी चार्ज प्रोड्यूस फील्ड, उसके आसपास एक फील्ड होती है और वो फील्ड दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। इसको मिटा देते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू कोलाम लॉ, एवरी चार्ज एग्जैक्ट एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स इन परसेंट ऑफ अदर चार्ज, कि यहाँ हमने दो चार्ज लिए हैं, एक है प्लस क्यू स्मॉल कैपिटल चार्ज, और दूसरा है स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस हमारी आर है। तो ये क्यू इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये क्यू इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा कि ये चार्ज क्यू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकता है। टू अवॉइड दिस वी मेक क्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल, मेक क्यू as small as possible but it can't be zero। ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मेक क्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल बट इट कैन नॉट बी जीरो, उसको जीरो नहीं बनाना है, जितना छोटा कर सकते हैं उतना करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ से क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी, इसको जितना हो सके उतना जीरो के नज़दीक ले जाइए, पर जीरो मत कीजिए इसको, फोर्स बाई क्यू, ठीक है। जीरो नहीं करना है, पर जीरो के नज़दीक रखना है, लिमिट टेंड्स टू जीरो, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम हो और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम होगी वो इसको इन्फ्लुएंस कम से कम करेगी, तो इसकी एग्जैक्ट फील्ड हमें पता चल पाएगी। अगर इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो उसको डिस्टर्ब करेगी, और डिस्टर्ब करेगी तो फिर हम इसकी एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं दो चीज़ें और नोट करा देना चाहता हूँ आपको। अगर ये क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो एक बात बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। तो एक बात बताइए, हमने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखिए हम तो इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा फोर्स, ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा।
तो इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स क्या है, अपोजिट है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से मैं इसको एफ डैश मान लेता हूँ। स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स इधर लग रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट पर कहीं पर भी हमने ये क्यू चार्ज रखा है वहाँ इधर लगेगा, इसकी वजह से उधर लगेगा, तो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो क्या हो जाएगा, जो ई मेजर होगा, जो हम मेजर करेंगे वो थोड़ी सी लेस हो जाएगी किसके, ई एक्चुअल। जो असलियत की जो स्ट्रेंथ है यहाँ, असली स्ट्रेंथ थी वो हमें निकल कर नहीं आएगी, वो थोड़ी सी कम आएगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया फोर्स। अगर ये क्यू हमारा लेस देन जीरो हो गया, देन लेस देन जीरो हो गया तो क्या होगा, लेस देन जीरो होने से अब अट्रैक्टिव हो जाएगा फोर्स, ठीक है। ये भी इसको इसी तरफ खींचने वाला है, ये किधर खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, और ये भी इसको अट्रैक्ट ही करने वाला है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर अट्रैक्ट करेंगे तो जो ई मेजर्ड होगी हमारी वो ग्रेटर देन हो जाएगी ई एक्चुअल, फील्ड होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एक्चुअल से, ठीक है, जो असली जो वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होती है ई मेजर्ड। और अगर हमारा चार्ज, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारा चार्ज सफेरिकल है, सफेरिकल पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है। अगर हमारा सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है हमारी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़े अगर बहुत ज़्यादा सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्ज की वजह से क्या होती है। जैसे ये पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पर इन डिफरेंट डिफरेंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी डिस्टेंस है r1p वेक्टर, ये डिस्टेंस r2p अगर डायरेक्शन में तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते। ये क्या है r3p, 3p का मतलब है 3 से p की तरफ, ये r4p, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अनचार्जेज है Q1 Q2 Q3 Q4, किसी ओरिजिन O से या पीछे कोई ओरिजिन है उससे डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये R पर, ये R1, ये R3, ये R4, यहाँ मान लेते हैं कोई ओरिजिन यही मान लेते हैं, ठीक है। ये O है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है R1, इसकी डिस्टेंस है R2, इसकी डिस्टेंस है R3, इसकी डिस्टेंस है R4, इस प्रकार बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये P पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, R है, ठीक है। तो इस ओरिजिन से जो R डिस्टेंस, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है, नहीं यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ R डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें निकालना है। तो इस चार्ज से P पॉइंट कितनी दूर है और इसकी वजह से यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल कर जोड़ देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, एक सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज एट सेम पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर अलग अलग चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उन सब का वेक्टर सम। तो ई, पी के ऊपर ई कितनी होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En तक सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ लेंगे। तो हमने अनचार्जेज लिए R1 R2 R3 पोजीशन वेक्टर पर। तो सबसे पहले हम Q1 चार्ज की वजह से P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ हम क्या लेकर चलते हैं, E1 एट R वेक्टर, यहाँ से ओरिजिन O ये मान लिया हमने, तो इस R पोजीशन वेक्टर पर P पॉइंट है, उस पर E1 एट पोजीशन R
ड्यू टू Q1 एट R1 वेक्टर। जो R1 पोजीशन वेक्टर पर Q1 चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से E1 कितनी होगी, तो हमारे पास फार्मूला है E1 कितनी हो जाएगी, K चार्ज क्या है Q1 बाई डिस्टेंस R1 P का स्क्वायर। डिस्टेंस R1 P क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P पॉइंट, और इसके बाद R1 P का कैप। ठीक है, ये यूनिट डायरेक्शन की, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। इसी प्रकार यहाँ पर R1 P क्या है हमारा, R1 P कैप डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर along 1 to P। R1 P क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। ठीक है, इसी प्रकार E2 कितना होगा, E2 हमारा हो जाएगा K Q2 बाई R2P का स्क्वायर R2P का वेक्टर। तो R2P क्या है, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E1, ये रही E1। ठीक है, सो ऑन, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। तो इन सिमिलर मैनर we can find out electric field E3 vector, E4 vector up to En vector due to charges Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn। सब चार्ज की वजह से ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, इन सब का वेक्टर सम करना है हमें। तो क्या करेंगे, इनको E1 E2 En की जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। सब वैल्यू उसमें पुट कीजिए। ई वेक्टर क्या हो जाएगा, K Q1 बाई R1P का स्क्वायर R1P का यूनिट वेक्टर प्लस K Q2 बाई R2P R2P का यूनिट वेक्टर प्लस, ऐसे चलते रहेंगे। आखिर में क्या लिखेंगे, K Qn बाई RnP का स्क्वायर, और यहाँ गुणा में हम लिखेंगे RnP का यूनिट वेक्टर। ठीक है, K सब में सेम है तो E किसके बराबर हो जाएगा, K E किसके बराबर हो जाएगा, Q1 बाई R1P का स्क्वायर R1P का वेक्टर प्लस Q2 बाई R2P का स्क्वायर R2P का यूनिट वेक्टर प्लस, ऐसे चलता रहेगा। और आखिर में क्या जोड़ेंगे, Qn बाई RnP स्क्वायर RnP का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन सब को हम समेशन में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, E ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू K समेशन I इज इक्वल टू 1 से N QI बाई RIP का स्क्वायर RIP का कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका डायग्राम है साथ में। अब हम निकालते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है,
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो यही है कि बाय नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज क्यू। तो अगर हम एक कोई टेस्ट चार्ज क्यू रखते हैं किसी पॉइंट आर पर, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हम आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने बताया था, फैराडे ने बताया था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बात आती है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं हम वो तो एक्चुअली कोलाम लॉ को निकाल कर लगा कर ही निकालते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा इजी होता है हमारे लिए जब हम बड़े स्केल पर जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट एनी पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेरी इन स्पेस पॉइंट टू पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट स्पेस में वेरी भी करती है। अगर यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है Q, इससे हम इतना दूर हैं या और ज़्यादा दूर हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। ये फील्ड की एक प्रॉपर्टी है, ये करेक्टरिस्टिक होती है। फील्ड हर चार्ज हमेशा फील्ड क्रिएट करता ही है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड करता ही करता है, ठीक है, जनरेट करता है या बनाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्पेस में जैसे जैसे डिस्टेंस या पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे तो ये अलग अलग होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें किसी भी पॉइंट पर पता है कितनी है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उस जगह पर रखने वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिख रही हमें, लेकिन जब हम चलते हैं टाइम डिपेंडेंट, ये थोड़ा सा हाइयर क्लासेस है, टाइम डिपेंडेंट ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की बात आती है तब थोड़ा सा ये ज़्यादा रिलेटिव हो जाता है कि अगर हम दो चार्ज लें, दोनों मोशन में हैं, एक्सीलरेटेड मोशन, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इन एक्सीलरेटेड मोशन, देन इफ Q1 इज एक्सीलरेटेड, Q1 क्या है, मोशन में है, इफ Q1 in motion then it creates EM radiation या EM wave। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q2 एंड Q1 एंड दे बोथ आर इन एक्सीलरेटेड मोशन, तो हम एक चार्ज को पकड़ कर देखते हैं, Q1 मोशन कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन। तो कोई भी चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द स्पीड ऑफ सी द स्पीड ऑफ लाइट चलती है, वो चलकर रेडिएशन Q2 चार्ज तक पहुंचती हैं और उसके ऊपर क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो Q1 चार्ज पहले मोशन करता है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होती हैं, वो C की स्पीड से चलती हैं और जाकर Q2 चार्ज पर क्या लगाती हैं, X फोर्स ऑन Q2। और ये इतना जल्दी नहीं होता है, इसके अंदर एक टाइम डिले होता है। क्या होता है, टाइम डिले। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय लेती है। और समय लेने की वजह से क्या होता है, देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट क्या है, फोर्स। Q1 क्या इफेक्ट करता है, Q2 पे फोर्स लगाता है, और कोज क्या है उस फोर्स का, Q1 का मोशन है। तो ये बातें जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होगा कि क्यों इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया। तो आज का लेक्चर हमारी यहीं तक है।
धन्यवाद।